तो कल सिलेबस का वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर 1 बाय 1 पढ़ा दीजिए टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आएगा। और ये जो टॉपिक्स है ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम जो होता है हर एग्जाम में सेम होता है। आप CSR का एग्जाम दीजिए, आप गेट का दीजिए, आप CUT का दीजिए, गैट भी का दीजिए, आप बार का एग्जाम दीजिए या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दीजिए। थीम इवन UPSC भी दीजिएगा तो थीम सेम होता है, वो उस जगह से ही पूछा जाता है जहाँ पर सब जगह पूछा जाता है। तो पार्ट ए हो या पार्ट बी, स्कोर आपको करना है, कट ऑफ के ऊपर जाना है। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर कैसे जाइएगा, तो आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए और टॉपिक्स को अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से आएगा ये पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं ये पूरा यूनिट कवर कर दूंगा ये वाला, लेकिन आज मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक कवर कर दूंगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कवर कर दूंगा, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब कर दूंगा। आज जो मेरा टॉपिक है, जो फेवरेट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ये है सेल सिग्नलिंग वाला एरिया। तो आपको पता होगा कि GPCR ये सब वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे और टॉपिक को भी पढ़ते रहेंगे। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व भी कर दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को अपने बायोस्कॉलर प्लेटफॉर्म में, जो हम लोग बायोस्कॉलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे लोगों को CSR बाकी एग्जाम का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। आज हम लोग YouTube में ये वीडियो डाल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा, इतना गारंटी के साथ बता सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा चैनल का नाम आपको पता ही है, स्टडी विद संदीप दास। तो मैं सेल सिग्नलिंग का टॉपिक कवर करूँगा। ये सब देखने का जरूरत नहीं क्योंकि ये सब से आपको मतलब नहीं, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे के रखा था। जो चीज़ आपको रखना है इंपॉर्टेंट ये हो गया यहाँ से, ये है MIT का लेक्चर जो हमको जो मिला वहाँ से। सेल सिग्नलिंग क्या होता है और सेल सिग्नलिंग कैसे काम करता है, क्वेश्चन आ सकता है DBT से। तो सेल सिग्नलिंग मतलब होता है कि रिसीव द सिग्नल एंड टेकिंग द एक्शन, मतलब कि आपको कोई कुछ बोला, सर ने बोला ये कर लो, तुमने उस काम कर दिया, घर बोले वो सब्जी ले आओ, सब्जी लेके चले गए, काम खत्म। यही होता है सेल सिग्नलिंग। क्या करें, पहले सिग्नल को रिसीव करो, सिग्नल को ट्रांसड्यूस करो सेल के अंदर और फिर उसको रिस्पॉन्स कर दो। सिंपल सी बात है, सिग्नल को लेना है, बॉडी के अंदर ले जाना है और फिर रिस्पॉन्स करना है। जैसे आपको कुत्ता भगा रहा है, पहले आप सिग्नल लिए, आंखों से लिए, आवाज़ कान से लिए, फिर आप मसल्स में गया सिग्नल, उसके बाद आपने भागना स्टार्ट किए। ठीक है, तो क्या होता है, सिग्नल होता है जिसको लाइगेंड बोलते हैं, रिसीवर होता है जिसको रिसेप्टर बोलते हैं, और इस बीच में जो सिग्नल का ट्रांसड्यूस होता है, मतलब सेल के बाहर से सेल के अंदर तक जो सिग्नल जाता है उसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं, और वो मतलब साइंटिफिक टर्म में उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन कहा जाता है। इसी एरिया से क्वेश्चन पूछता है, DBT हो, CSR हो, कहीं से भी। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, हर जगह कभी कभी पूछ लेता है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, कि जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या होता है। जैसे यहाँ पर रिसेप्टर देख रहे हैं, इधर ये आपका स्केलेटल मसल है, इधर हार्ट मसल है। एसिटाइल कोलिन इधर आ रहा है तो क्या कर रहा है, डिक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। वही सेम मॉलिक्यूल है जो इधर जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑफ ये हम आपको बताया। मॉर्फोजन के बारे में क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी का, सेल बायोलॉजी का मिला के पूछता है। मॉर्फोजन क्या होता है, मॉर्फोजन एक ऐसे मॉलिक्यूल होता है जो आपका ग्रेडियंट में काम करता है, मतलब यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो जहाँ कम होगा वहाँ पर फिनोटाइप कुछ और शो करेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा शो करेगा इफेक्ट, मतलब अलग इफेक्ट शो करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोजन। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा DBT में। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो रिसेप्टर होता है वो स्पेसिफिक होता है सिग्नल का। ठीक है, और स्पेसिफिसिटी होता है, मतलब जो कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी बाइंड नहीं कर सकता है, तो वो जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर में बाइंड करेगा और वही स्पेसिफिक जो इफेक्ट है वो शो होता है रिस्पॉन्स में सेल के अंदर, और फिर आपको इफेक्ट दिखता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता है DBT में, CSR नेट में, पार्ट बी में, आपका CUT, गैट भी, कोई भी एग्जाम हो, वो हो गया कि सिग्नल क्या होता है और सिग्नल कितना प्रकार का होता है। तो सिग्नल कैन भी प्रोटीन, पेप्टाइड, बहुत सारे बच्चे लोगों को लगता है नहीं लाइगेंड ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रोटीन भी हो सकता है, पेप्टाइड भी हो सकता है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस सब लोगों को पता होगा मे भी। इनऑर्गेनिक मतलब आयंस हो गया, Ca2+, आपका पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपका पूरा एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा प्रॉपर, जैसे फिनॉल हो गया, टायरोसिन हो गया, फिनाइलिन हो गया, इस लाइक दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑटोक्राइन क्या होता है, जक्स्टाक्राइन क्या होता है, पैराक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द बच्चे को पता भी है। ऑटोक्राइन मतलब कि ये मेरे सेल है, इसने सिगरेट किया मॉलिक्यूल और यहाँ ही बाइंड कर गया। एग्जाम्पल क्या है, इंटरलोकिन 2। तो इंटरलोकिन 2 और उसका रिसेप्टर ऐसे तरह का सिग्नलिंग करता है। जक्स्टाक्राइन कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट होता है, मतलब एक सेल यहाँ पर है, दूसरा सेल यहाँ पर अटैच हो गया और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और सिग्नल ट्रांसडक्शन कर रहा है। जैसे कैसे होता है, गैप जंक्शन में होता है। पैराक्राइन मतलब बगल वाले पड़ोसी को सिग्नल दे दिया कि आपको पता है आपका बेटा क्या कर रहा था वहाँ पर,
इस तरह का सिग्नलिंग, मतलब बगल वालों को जाकर बोल दिया। एंडोक्राइन मतलब क्या हुआ कि कहीं एक जगह सिक्रेट हुआ और ब्लड के थ्रू गया है और कोई और जगह पे टारगेट किया, तो दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन। इतना ही आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में देखा होगा आपने, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर बोला हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स। अब दिखाता हूँ हार्मोन्स और रिसेप्टर क्या कहना चाह रहा है। कभी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, कभी का कहने मतलब ये वाला है एंडोक्राइन। तो अल्टीमेटली आप हम लोग यहाँ पर आएंगे। एंडोक्राइन मतलब कहीं एक सेल है, उसने सिक्रेट किया, ब्लड के थ्रू गया, कहीं और जाके उसको टारगेट किया, दैट्स कॉल्ड द एंडोक्राइन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया। अब बात है कि जो हमने अभी आपको वर्ड के थ्रू समझाया वो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू है। सब मैं स्टैंडर्ड बुक से उठाया हूँ, एल्बर्ट से। आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, आपको जैसे बोला रिसेप्टर यहाँ पर टारगेटिंग, जैसे जितना भी इम्यून सेल्स है ना वो आपका ऐसे ही इंटरेक्ट करता है। TCR हो गया, BCR हो गया, B सेल रिसेप्टर, T सेल रिसेप्टर, जितना भी इम्यून सेल्स है ऐसे ही इंटरेक्ट करता है। हेल्पर T सेल्स हो गया। पैराकैरियर में जैसे बोला बगल वाले पड़ोसी ने, आपका बेटा क्या कर रहा है, पता है वहाँ पर क्या कर रहा था, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक भाई ने सिगरेट किया, ये वाला सिग्नलिंग सेल्स, और बगल वाले सेल में जाकर टारगेट किया, उसने कुछ इफेक्ट शो किया, दैट्स कॉल्ड द पैराकैरियर इन नेचर। साइनेप्टिक मतलब आप लोगों को पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या, न्यूरॉन्स होता है, वहाँ पर कुछ सिग्नलिंग एक्सॉन टर्मिनल में सिगरेट होता है और बगल में एक टारगेट सेल्स होता है। तो क्या होता है वहाँ पर आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन हो जाता है, एक तरह का सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, दैट कॉल्ड द न्यूरो ट्रांसमीटर। क्यों, न्यूरो मतलब न्यूरॉन में हो रहा है, ट्रांसमीटर मतलब सिग्नल के थ्रू आपका सिग्नल ट्रांस कर रहा है, आपका केमिकल के थ्रू सिग्नल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। एंडोक्राइन मतलब क्या होता है, एक सेल आपका सिग्नल को सिक्रेट किया, ब्लड के थ्रू गया और दूसरे सेल में जाकर टारगेट किया कोई दूर जगह में। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है एंडोक्राइन से, क्या क्या क्वेश्चन आता है अब मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का बॉडी में ना जो सेल्स होता है, उस सेल में हम लोग का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे शब्दों को देखे होंगे, लिपिड बाइलेयर का होता है, राइट, सबको पता होगा, दैट इज वन मोनोलेयर एंड सेकंड इज द सेकंड मोनोलेयर। बीच वाला जो कोर होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, आप लोगों को पता है। अब बाहर का जो एरिया होता है वो आपको हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, राइट, ये तो पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल जो इसका कोर होगा वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, मतलब पानी से दूर रहता है, पानी से इंटरेक्ट नहीं करता है, और बाहर वाला जो एरिया है वो आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, मतलब पानी के साथ इंटरेक्ट करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है, कुछ आपका लाइगेंड मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, पोलर होता है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है। वही कोई दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना है। अब आपको बताया था पहले वाले एक PPT में चिपकाया था कि क्या होता है, पहले एक लाइगेंड होता है, सिग्नल जिसको बोल रहे थे हमको, उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, फिर लाइगेंड क्या करता है जाकर रिसीवर में बाइंड करता है, रिसीवर क्या करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाता है, फिर रिस्पॉन्स होता है, राइट। रिसेप्टर के बारे में बताया था आपको। तो रिसेप्टर क्या होता है, दो प्रकार का पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे को, जिसको पता नहीं ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। रिसेप्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपके रहता है, जिसको बोलते हैं इंट्रिगल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, और एक होता है आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। दो तरह का रिसेप्टर होता है जनरली, ठीक है। अब क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसका हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसके पास, जो लाइगेंड के पास, वो लाइगेंड क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसको ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो सिग्नल यहाँ बाइंड करे और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो एक दो प्रकार का आपको जैसे बोला था रिसेप्टर होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है और एक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू ही अपना सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगा बाहर से अंदर की तरफ। गॉट इट। जितना भी पोलर मॉलिक्यूल, जितना भी चार्ज मॉलिक्यूल, नोट कर लीजिएगा, जितना भी चार्ज मॉलिक्यूल, जितना भी पोलर मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल क्या होगा आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर में बाइंड करेगा और सेल के बाहर से सेल के अंदर सिग्नल जाएगा, पहला चीज़। सेकेंड तरह का रिसेप्टर होता है आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ये वो रिसेप्टर है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, अर्गोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये जितना भी आपका लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, जितना भी आपका हार्मोन्स है जो स्टेरॉइड इन नेचर है, सो सब अपना रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है। दिमाग में एकदम डाल लेना है, क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सब जगह पूछा जाता है, ठीक है, नोट डाउन करके रखना है। जितना भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसका रिसेप्टर कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। जितना भी पोलर मॉलिक्यूल कहाँ रिसेप्टर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। इतना अगर पता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पार्ट बी में आपका पार्ट ए दोनों जगह आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलो
वही चीज़ आपको बताया था सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो ये याद रखिएगा। मेम्ब्रेन में आपका प्लाज्मा रिसेप्टर है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर, एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर को सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सब इंटरेक्ट करेगा क्योंकि प्लाज्मा सेल के अंदर घुस नहीं सकते। वही आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, आपका स्टेरॉइड मॉलिक्यूल, ये सब होता है। और जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल होता है वो आपका कैरियर के साथ बाइंड होकर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या ध्यान रखना है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड विल क्या करेगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा क्या करेगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आप लोग आंसर दीजिएगा, मैं आंसर नहीं कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेम्ब्रेन रिसेप्टर, बताइए यहाँ पर कौन सा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होगा। ध्यान से पढ़ के आइएगा, फिर मेरे को बताइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आप लोगों को बताया था कि जो नॉन पोलर इन नेचर है, स्टेरॉइड इन नेचर है, वो क्या करता है, सेल के अंदर होता है उसका रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, नहीं तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, और आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये एक स्टेरॉइड नेचर होता है। तो जितना भी स्टेरॉइड होगा उसके अंदर स्टेरोल रिंग होता है। स्टेरोल मतलब एक रिंग, ए बी सी डी, 4 रिंग है, इसको बोलते हैं स्टेरोल रिंग, ठीक है। अब इसको ही मॉडिफाई कर करके अलग मॉलिक्यूल बनाया गया, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, अलग अलग। लेकिन स्टेरोल जब भी बोलते हैं कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, आपका कॉर्टिकोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन आ रहा ना, तो स्टेरोन मतलब स्टेरोन नहीं है, और ये सब स्टेरॉइड इन नेचर होता है, मतलब साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा। देख सकते हैं कैसे सेल के अंदर आया, कॉर्टिसोल रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, वो पूरा कॉम्प्लेक्स अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चला गया, प्रोमोटर में बाइंड किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया, अल्टीमेटली एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ध्यान समझिए, सिग्नल आया, न्यूक्लियस के अंदर गया। आप लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, प्रोमोटर में जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है, आरएनए पॉलीमर्स आता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन जाकर वो एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन अपना काम करता है। दैट इज द फॉल। तो एक टर्म याद रखिएगा, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को ही इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलता है, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को ही आपको स्टेरॉइड रिसेप्टर बोलता है, ठीक है। और सेल सरफेस रिसेप्टर को ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलता है। तो आप लोगों को सब चीज़ को याद रखना है, दिमाग में घुमा लीजिएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा मैं नहीं पढ़ाया था। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको रिवीजन करना है, आपको तैयारी करना है, ठीक है। चलो, आप साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल होता है वो 2 प्रकार का रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। एक तो साइटोप्लाज्मिक, वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, सपोज साइटोप्लाज्म में एक कॉम्प्लेक्स है और कॉर्टिसोल यहाँ पर आके बाइंड किया, ठीक है, तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा। इसलिए इसको न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। जितना भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाहर आता नहीं जनरली क्वेश्चन, ठीक है। आप पूछेगा कि न्यूक्लियर रिसेप्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ जनरली आपका जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब स्टेरॉइड जो होता है वो बाइंड करता है। बट इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन पूछेगा। द रिसेप्टर्स आर ऑल स्ट्रक्चरल रिलेटेड बीइंग अ पार्ट ऑफ वेरी लार्ज न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार का न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, उसको एक सुपर फैमिली में कंसीडर कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये क्या करता है आपका, ध्यान से पढ़िएगा, इसको ऑर्फन न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसके साथ स्टेरॉइड रिसेप्टर क्या क्या होता है, याद रखिएगा। स्टेरॉइड हार्मोन के साथ बाइंड करेगा, थायराइड हार्मोन के साथ बाइंड करेंगे, रेटिनॉइड्स के साथ बाइंड करता है, विटामिन डी के साथ बाइंड करता है, क्योंकि ये सब वाटर आपका लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ये होता है कि जितना भी न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा उसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा। एक नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि आपका डीएनए डोमेन मोटिव होता है या डोमेन होता है आपके पास, जहाँ पर जाकर डीएनए में बाइंड कर जाता है। और क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये लाइन पूरा पढ़ना बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। क्या बोला है, ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बाइंड टू, छोटा हो जाओ, डीएनए एज ए होमोडाइमर और हेटेरोडाइमर। उसको सेकंड पॉइंट क्या बोला है, रिसेप्टर ऑल हैव रिलेटेड स्ट्रक्चर, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, क्वेश्चन आएगा, ध्यान से निकलना। इनएक्टिव रिसेप्टर प्रोटीन इज बाउंड टू इनहिबिटरी प्रोटीन्स, डोमेन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट मैनी लाइगेंड बाइंडिंग, मैं आपको बता दूंगा इसका मीनिंग क्या है, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है उसमें सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ, हाँ यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि इसके पास क्या होता है, एक्टिवेटर के साथ इंटरेक्ट करता है, कोई एक्टिवेटर्स होता है, और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है अल्टीमेटली। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पास डीएनए बाइंडिंग मोटिव होता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन और एंजाइम, यू कैन से, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर रिसेप्टर का जो
प्रॉपर्टी है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, उसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। स्टेरॉइड के साथ बाइंड करता है, विटामिन डी जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। इतना अगर ध्यान रखते हैं काम बन जाएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस बार हम आपको पढ़ा देता हूँ, आपके लिए ईजी रहेगा। सेल सिग्नलिंग का टॉपिक हो सकता है मैं एक वीडियो में कोशिश करूँगा पूरा पढ़ाने का, ना हो तो सेकंड वीडियो भी दे दूँगा, तो आप वीडियो में जुड़े रहिए। आपका पूरा डीबीटी जेआरएफ का अदर एग्जाम जो है, क्योंकि टॉपिक तो सेम है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या करता है देखो, ये पाथवे हर बार क्वेश्चन आता है सीएसआर का पार्ट बी में और डीबीटी में। क्या आता है देखो, जो न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल है वहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन जाके एंडोथेलियल सेल्स मतलब जो ब्लड वेसल्स होता है एंडोथेलियल सेल्स में जाके बाइंड करेगा। वहाँ पर एक तरह का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ये क्या करता है, आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ये रैपिड डिफ्यूजन होता है क्योंकि डिफ्यूज हो जाता है, इसके लिए कोई तरह का पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता है, गैसियस मॉलिक्यूल है तो डिफ्यूज हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, गैसियस मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाता है, उसके लिए किसी प्रकार का पोलर या रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, जाके आपका गुआनिल साइक्लेज है वहाँ जाके बाइंड करेगा। गुआनिल साइक्लेज क्या करते हैं, जैसे एसिटाइन साइक्लेज आपका एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, ऐसे आपका जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है, और वो आपका स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता किससे है, तो याद रखिएगा आर्जिनिन से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पर आया है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, गैप जंक्शन जैसे आप लोगों को बताया था कि गैप जंक्शन क्या होता है, तो गैप जंक्शन सीधी सी बात है, आप जस्टाक्राइन नीचे देखिए था, जस्टाक्राइन जो सिग्नलिंग है मतलब एक सेल का दूसरे सेल के बीच में एक चैनल होगा, और उस चैनल के थ्रू क्या क्या पास होता है वो पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पूछता है, साइक्लिक एएमपी पास होता है, कैल्शियम होता है, छोटा छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल जो है इंटरसेलुलर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो जाता है, बड़ा मॉलिक्यूल पास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसका ही एक कॉम्प्लीमेंट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आता है प्लांट में, जिसका नाम होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में लिखिएगा कि प्लांट में गैप जंक्शन की तरह और क्या पाया जाता है, ये आपको ध्यान। ओके, तो ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब जो टॉपिक आ रहा है वो है आपका जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है हर साल और डीबीटी में भी आएगा, ठीक है। वही सिंपल सी प्रोसेस है, पोलर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर क्या करेगा आपका सिग्नलिंग को ट्रांसड्यूस करेगा और एम्पलीफाई करेगा अल्टीमेटली जाके, और सिग्नल को अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर जाके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए आपका प्रोटीन बनाएगा, और सिग्नल ट्रांसडक्शन ऐसे ही होता है। तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो ध्यान देने वाली जरूरत है वो है ये वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, ये एक रिसेप्टर है जिसको जीपीसीआर बोल रहे हैं, वो 7 बार मेम्ब्रेन को पास करते हैं तो सर्पेंटाइन नेचर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोल रहे हैं ना, जी प्रोटीन के साथ कपल किया है, तो जी प्रोटीन क्या होता है, जी प्रोटीन ये होता है, जी प्रोटीन के पास 3 यूनिट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर लिपलेट के साथ अटैच रहता है, ठीक है। एक होता है अल्फा सब यूनिट, एक बीटा, एक गामा, 3 यूनिट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका जो जी प्रोटीन्स है ये मोनोमेरिक स्विचेस की तरह काम करता है। क्या होता है मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, ठीक है। तो अल्फा सब यूनिट में क्या होता है आपका, जब जीडीपी रहता है तो इनएक्टिव होता है, जब जीटीपी होता है तो एक्टिव होता है वो रिसेप्टर। तो जब भी यहाँ पर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो सिग्नल इसको ले जाएगा यहाँ पर, ये सिग्नल इसके पास जब जाएगा मतलब, तो ये क्या करेगा, ये जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा। अल्फा सब यूनिट में होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो जब जीटीपी हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से छूट जाएगा, मतलब जैसे हम देख रहे हैं गामा सब यूनिट ऐसे, इसके साथ बीटा सब यूनिट है, तो अल्फा सब यूनिट इससे दूर हो जाएगा मेम्ब्रेन में, और ये क्या करेगा, सिग्नल को एडिनल साइक्लेज में, नहीं तो इफेक्टर मॉलिक्यूल जो होता है एडिनल साइक्लेज में ले जाएगा। एडिनल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। बाकी सिग्नल यहाँ भी पढ़ाता हूँ आपको। ये यहाँ पर आते हैं, ये आपका मॉलिक्यूलर स्विचेस है। क्या करें, मैं क्यों मॉलिक्यूलर स्विचेस बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जीटीपी लग रहा है, जब ये जी प्रोटीन में जीटीपी लग रहा है तब ये एक्टिव हो रहा है, जब जीडीपी हो रहा है तो इनएक्टिव हो रहा है। तो जैसे घर में आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है, ऐसे ही हो रहा है। तो जब जीटीपी लगेगा तब मॉलिक्यूलर स्विचेस की तरह काम करता है। ये फॉस्फोरिलेशन से होता है, डिसफॉस्फोरिलेशन होता है। ये डायग्राम आपको ध्यान से पता चलेगा। मेन जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपका जीटीपी लग रहा है और जीडीपी, इसका जो स्विचेस हो रहा है, मतलब इधर से इधर घूम रहा है, उधर से उधर घूम रहा है, तो जीडीपी जब रहता है तो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर बोल के एक प्रोटीन है, वो यहाँ पर आता है और जीटीपी रिप्लेस करता है जीडीपी को, और ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है जी प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है डीबीटी में, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा, कोई भी एग्जाम देते हैं क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब जब इसका काम हो जाएगा तो ये जीटीपी क्या होगा, जीडीपी से रिप्लेस हो जाएगा
और यहाँ पर देख सकते हैं गैप लिखा है, मतलब GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन बोलते हैं इसको। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका काम बन जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चार्ट जो है इसको करना है रट्टाफिकेशन, इसका कोई मतलब दवाई नहीं है, इसका एक ही दवाई है, इसको करना है रट्टा। आपका पार्ट भी CSR का पार्ट बी में भी आता है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, और गैट बी CUET का भी एग्जाम में आ सकता है। ये टॉपिक ऐसा है कि आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि यहाँ नहीं आएगा वहाँ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, सब जगह से आता है। तो DBT में भी आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चार्ट आपको रिवाइज करना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। तो जैसे आपको बताया था लिगैंड यहाँ बाइंड करता है, वो सिग्नल देता है जी प्रोटीन्स को। जी प्रोटीन का 3 यूनिट होता है, अल्फा बीटा गामा, ये आपको याद रखना है। अल्फा यूनिट में आपका GTP लगता है, एक्टिव इनएक्टिव होता है। ये जाके सिग्नल देता है इफेक्टर मॉलिक्यूल को, एडिनल साइक्लेस को, वो जाके साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली सिग्नल प्रोड्यूस करता है। इसको भी रट्टा करना है, जो मैं रट्टा बोल रहा हूँ उसको मानना है स्क्रीनशॉट और करना है रट्टाफिकेशन, ठीक है। उससे कोई तरह का आपका दवाई नहीं है। अब हम लोग मेन प्रॉब्लम में आते हैं, जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चनिंग होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा, ये सब यहाँ आता है, रुको कहाँ गया, यस दिस डायग्राम, ये डायग्राम। फिर मैं आप पीछे जाऊँगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि मैं स्किप करके भाग जाऊँगा। ये सिग्नल यह बाइंड किया एड्रिनल साइक्लेस, जैसे हम लोगों को बताया था कि जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है। जी प्रोटीन में आपका जो अल्फा सब यूनिट होता है वो GTP लगता है। GTP लगने के बाद ये क्या करेगा, एड्रिनल साइक्लेस को, ये ग्रे कलर का जो है एड्रिनल साइक्लेस है, ये क्या करेगा एक्टिवेट, जब ये एक्टिवेट होगा तो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा, और ये साइक्लिक AMP क्या करेगा, आपका प्रोटीन काइनेस A में बाइंड करेगा। प्रोटीन काइनेस A में 2 सब यूनिट होता है, एक सब यूनिट होता है आपका रेगुलेटरी यूनिट, एक होता है आपका कैटालिटिक यूनिट, सब यूनिट बोलते हैं उसको। तो रेगुलेटरी यूनिट में जाके ये साइक्लिक AMP बाइंड कर जाएगा, 4 साइक्लिक AMP, और कैटालिटिक यूनिट को छोड़ देगा, ठीक है। अब कैटालिटिक यूनिट को जब छोड़ देगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाके इनएक्टिव CREB प्रोटीन जो है, जो बोलते हैं इनएक्टिव CREB प्रोटीन, उसको एक्टिवेट कर देगा, और वो जाके आपका साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट में जाके बाइंड कर जाएगा, और आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब mRNA प्रोड्यूस करेगा। वो mRNA जाके ट्रांसलेशन होगा और वो जाके प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन अपना इफेक्ट शो करेगा। दैट इज GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्वेश्चन आता है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आएगा, जो मैं स्किप करके इधर से आया हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है एल्बर्ट का बुक से। तो आपको अगर इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के। ये आपको सिंपली रट्टाफिकेशन करना है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको रट्टाफिकेशन करना है, एकदम रट्टाफिकेशन करना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन आएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर पढ़ाई नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। कैसे फेमस है आप लोगों को पता होगा, हर जगह पूछा जाता है, कॉलेरा टॉक्सिन से। तो जो आपका जी, आप बोला था ना कि अल्फा सब यूनिट जो होता है जी प्रोटीन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्विचेस की तरह काम करता है। अब GS और GI आर द टारगेट फॉर सेंडिंग मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। क्या टॉक्सिन इंपॉर्टेंट है? कॉलेरा टॉक्सिन्स क्या होता है, विच इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम दैट कॉज द कॉलेरा। हम लोगों को पता है कि पेट खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये क्या करता है, इज एन एंजाइम कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ ADP राइबोस फ्रॉम इंट्रासेलुलर निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोसाइड टू द अल्फा सब यूनिट, तो GS। मतलब जो अल्फा सब यूनिट GS है ना, वहाँ पर ADP राइबोसाइलेशन करवा देता है, मतलब यहाँ पर G अल्फा सब यूनिट में वो चिपका देगा। तो ADP राइबोसाइलेशन अल्टर द C अल्फा, मतलब अल्फा सब यूनिट जो आपका जी प्रोटीन का है वो और हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे जी अल्फा था, यहाँ पर GTP लगा था, अब यहाँ पर क्या करा इन लोगों ने, इस कॉलर टॉक्सिन जो था यहाँ पर क्या किया, उसमें ADP लगा दिया। ADP लगाने के कारण क्या हुआ कि ये GTP कुछ टाइम के बाद GTP में कन्वर्ट हो जाता था, अरे कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाता था। बट ADP लगाने के बाद क्या हो रहा है कि ये आपका हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है, मतलब GTP नहीं बन पा रहा है। दैट मीन्स ये कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहेगा, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली अगर ये एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, आपको एडिनिन साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा। एडिनिन साइक्लेस कॉन्स्टेंटली एक्टिव होगा तो क्या होगा, साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करेगा कॉन्स्टेंटली, और वो सिग्नलिंग पाथवे कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहेगा। उसके कारण क्या होता है, आपका जो गट होता है, गट में जो एपिथेलियल सेल्स होता है, वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ इफ्लेक्स होता है आपका क्लोराइड आयन का और वाटर का गट के अंदर में। उसके कारण क्या होता है, ऑस्मोलरिटी आपका डिस्टर्ब होता है, और जो बॉडी में वाटर होता है सब गट में अंदर चला जाता है और आपका डायरिया हो जाता है। तो इस तरह का चीज़ें आपको पूछेगा। ऐसे आपका वुफिंग कॉफ का भी होता है, ADP से राइबोसाइलेशन करा देता है, किसका, इनहिबिटरी सब यूनिट जो होता है, और उसके कारण आपका पूरा वो पाथवे को ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा और हर बार पूछता है। तो जो रट्टाफिकेशन बोल रहा है उसको रट्टाफाई करना है, दिमाग नहीं चलाना ज़्यादा, रट्टा करना है कॉन्स्टेंटली। ये पाथवे होता है, देखो क्या होला, रिसेप्टर बाइंड किया, अब देखो क्या हुआ, GTP बाइंड किया, इफेक्टर मॉलिक्यूल में अल्फा जी में सब यूनिट आया, उसके बाद देखो साइक्लिक AMP बना, ये एडिनिन साइक्लेस है। उसके बाद क्या हुआ, आपका वो जब काम बन गया तो वो फिर GTP हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो गया। उसके बाद जैसे कॉम्प्लेक्स था ऐसे बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हाइपर सेंसिटाइज करने के लिए GPCR को
हाइपर सेंसिटिविटी आप लोग सुने होंगे कि एक रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप सिग्नल दे दीजिएगा तो वो हाइपर सेंसिटाइज होकर बंद हो जाता है। क्या होता है, GPCR काइनेस होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर फॉस्फेट लगा देता है। और जब आपका GPCR में फॉस्फेट लग जाएगा तो बीटा एरिस्टिन बोल के प्रोटीन होता है, यहाँ चिपक जाता है और इसको ब्लॉक कर देता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन मैं जैसे आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ये आप लोगों का काम है। जब मैं टाइम लेकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट में आंसर आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से क्वेश्चन ही आया है, ये सिंपल सी पाथवे है जो आप लोगों को पढ़ाया अभी, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ लिए हैं। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आंसर क्या है। आपका ये ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे थोड़ा डिफिकल्टी हो, लेकिन इसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन डीबीटी में इतना नहीं आएगा। ये जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, रोडोप्सिन, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है आपका सेल सिग्नलिंग का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा, और नहीं लगा तो वो भी बताइएगा क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाते रहूँगा, आपका डीबीटी का प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।